हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक है, और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग आपको बताएंगे जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर में आता है आपको फिजिक्स में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए कि एक क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, ठीक है, अक्षीय स्थिति, या इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अनुदैर्ध्य। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य अक्षीय स्थिति, या फिर कहते हैं इसे अनुदैर्ध्य स्थिति, ठीक है, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, ठीक है ना। यानी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ठीक है। तो ये हम लोग की हो जाएगी हेडिंग जो 5 नंबर में आती है आपके पेपर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव इसमें बोला है, ठीक है ना। हम लोग के जो पेपर में क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा होगा वैद्युत द्विध्रुव। तो आप सबको पता होगा जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, ठीक है, वह एक मतलब -q और +q आवेशों से मिलकर एक निकाय बना होता है, जिसे सूक्ष्म दूरी 2l पे ला के रखते हैं। कुछ किताब में 2l लिखा होता है, कुछ किताब में 2d लिखता है, ठीक है। तो आपकी जो इच्छा कहेगी उसे लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि, ठीक है ना, AB नाम का एक द्विध्रुव है। कौन सा नाम का? AB नाम का एक द्विध्रुव है, ठीक है ना, जिस पे -q, ठीक है, और +q आवेश, ठीक है ना, एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से कितने दूरी पर? 2l दूरी पर स्थित हैं, ठीक है ना। एक माना एक द्विध्रुव AB, ठीक है ना, जिसके बिंदु A पर -q तथा बिंदु B पे +q धन आवेश है, और ये एक दूसरे से 2l दूरी पर हैं, अति सूक्ष्म दूरी 2l दूरी पर स्थित हैं, जिसका मध्य बिंदु क्या है? O है, ठीक है ना। यानी इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है बच्चों? O है, ठीक है ना। और इस मध्य बिंदु के, ठीक है ना, मध्य बिंदु से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर अक्षीय स्थिति में है। तो अक्षीय स्थिति का मतलब होगा बच्चों यहाँ पे सीधे एकदम इस लाइन को मिलाने वाली रेखा के सीधे, ठीक है ना। एक बिंदु P लेते हैं जहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है ना, एक बिंदु यहाँ पे हम लोग लेते हैं P, ठीक है, एक बिंदु क्या लिए हैं? P। यह ऐसे किसी परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है? K है, जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें माना गया यहाँ पे। और मध्य इसके वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब आप लोग ये पढ़े होंगे कि अगर कोई एक आवेश होता है, ठीक है, और इस आवेश के कारण, ठीक है, स्मॉल r मीटर की दूरी पर, ठीक है ना, स्मॉल r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र होता था वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, या यहाँ पे K भी हटा सकते हैं, और इंटू में Q अपान में r², यानी जो दूरी होती थी r², ठीक है। ये सूत्र होता था यहाँ पे। तो इसी सूत्र का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे। तो अब इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे समझिए कोई भी आवेश होता था, इससे r मीटर की दूरी पर यहाँ पे चले गए तो ये व्यंजक हो जाता था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब इसी प्रकार से हमारे पास डायपोल है, यानी द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव। तो इसमें 2 आवेश हो गए, एक -q और एक +q आवेश। अब जरा ध्यान से सोचिए, अब ये इस -q आवेश के कारण यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे -q आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस आवेश के ओर होती है, क्योंकि ये जो आवेश होता है, ऋण आवेश है, ये एक किसी दूसरे धन आवेश को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसी आवेश की ओर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो -q आवेश है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इधर हो गया। अब अगला यहाँ पे भी तो एक आवेश है, इससे यहाँ पर बिंदु P पर भी कुछ ना कुछ इसका प्रवाह होगा, यानी कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इस +q आवेश कारण इस बिंदु पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा उसकी दिशा कहाँ होगी? क्योंकि प्लस आवेश है इसलिए इस बिंदु से दूर होगी।
तो ऐसे यहाँ पे होगा एकदम बाहर, ठीक है ना, बाहर की ओर होगा, यानी धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दोनों का तो वैद्युत क्षेत्र समान नहीं हो सकता, क्योंकि परिमाण में तो समान है, लेकिन ये बिंदु P से इनकी दूरी अलग अलग है, इसलिए इस वाले को यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना, E2, और इस वाले धन आवेश को मान लेते हैं E1। अब कोई भी मान सकते हैं, अलग अलग होगा, इसलिए प्लस क्यू के कारण हम लोग यहाँ पे माने हैं E1, और माइनस क्यू आवेश के कारण माना गया जो इधर लग रहा है, यानी आ रहा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, उसको माना गया E2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है ना, कि धन आवेश से इसकी दूरी यानी P की दूरी, तो धन आवेश जो है यहाँ पर है, ठीक है, इसकी P से यहाँ तक की दूरी निकालना है, ये दूरी, ठीक है। धन आवेश यानी बिंदु B से P की दूरी निकालना है, तो अब यहाँ से मध्य वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी कितना है, R है, तो ये वाली दूरी बताइए कितना हो गया, यहाँ पे मध्य बिंदु है तो यल इधर हो जाएगा और यल इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यल ये दो भागों में बट गया, क्योंकि मध्य बिंदु है, पूरी दूरी 2l है, मध्य में आधा इधर जो है यल हो जाएगा, इस साइड में भी क्या हो जाएगा, यल। तो बिंदु B से हमको निकालना है P की दूरी, बिंदु B से P की दूरी निकालना है, तो यहाँ से दूरी जो है R है, R में से अगर इतना माइनस कर दिया जाए तो ये वाली दूरी बचेगी, ध्यान से देखिए, इतना R है, R में से यल माइनस कर देंगे तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो R में से माइनस किया जा रहा है, तो R माइनस कितना माइनस किया जा रहा है, इतने के बराबर में, यानी ये किसके बराबर में है, यल के बराबर में, तो R माइनस यल, तो जो आएगा वो इसकी दूरी के बराबर में होगा। इसी प्रकार से बिंदु A से जब देखेंगे P की दूरी, बिंदु A से P की दूरी, तो बिंदु A से P की दूरी देखेंगे तो यहाँ तक ये जो बनेगी दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये R था, R तो यहाँ से यहाँ तक पूरा R आ गए। अब थोड़ा सा और चल लेंगे, यानी इतना चलना पड़ेगा हम लोगों को, और इतने किसके बराबर में, यल के, यानी R भी चले और साथ में यल भी चले, तो टोटल कितना चले हैं, R प्लस यल के बराबर में। ये बिंदु A से दूरी होगी P का, ठीक है। अब किसी भी बिंदु आवेश के कारण, किसी भी बिंदु आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4π K और Q अपान में R²। R क्या है, जिस आवेश से जितना दूर पे गए हैं, ठीक। तो चलिए अब आगे देखते हैं, इसके आगे वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पे वैद्युत जो है द्विध्रुव में दो आवेश हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। तुम लोग देखेंगे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, किस आवेश कारण, प्लस क्यू आवेश कारण। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यानी आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा कि प्लस क्यू, ठीक है, आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, कहाँ पर, बिंदु, ये प्लस क्यू आवेश है तो कहाँ पे देख रहे हैं, बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, कितना यहाँ पे माना गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण यहाँ पे E1। तो बताइए यहाँ पे E1 लिखेंगे, E1 बराबर 1/4πε0, K वाले पर वैद्युतांक में है तो यहाँ पे K लिखेंगे, और इनटू ये चार्ज कितना है Q, तो Q हो जाएगा अपान में R²। तो R यानी यहाँ से आवेश लिए हैं तो इसकी दूरी यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना है, R माइनस यल, R माइनस यल, या लिख सकते हैं BP, तो BP का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, ये हो गया। अब आगे अगर थोड़ा सा और लिखेंगे इसमें, तो 1/4πε0 K इंटू Q अपान में BP कितना है, R माइनस का यल है, यानी R माइनस यल, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखेंगे यहाँ पर कौन से आवेश कारण, माइनस क्यू आवेश कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण कहाँ पर, माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना माना गया, माइनस P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 माना गया, जो माइनस है इसलिए इसी की ओर होगा इसकी दिशा। तो यहाँ पे E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K, इसमें भी रहेगा क्योंकि परावैद्युतांक कोई आवेश कितना है Q, ना कि माइनस Q रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग दिशा पहले से ही कंसिडर कर लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे केवल चिन्ह नहीं रखा जाएगा, केवल परिमाण ही रखेंगे, यानी आवेश रखा जाएगा Q अपान में दूरी। अब बता दें यहाँ इस आवेश से दूरी कितना है, A से P, तो यहाँ पे लिखेंगे AP, तो दूरी का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे E2 बराबर हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, तो 1/4πε0 K Q, तो यहाँ पे Q हुआ था, और उसके बाद अपान में अब यहाँ पे देखिए AP, और तो AP से A यानी A से लेके P तक की डिस्टेंस कितना है, R प्लस यल,
तो ये हो जाएगा आर प्लस यल और इस पूरे का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पे E1 आ गया हम सबका और यहाँ पर E2 आ गया। अब लेकिन E1 और E2 की डायरेक्शन विपरीत दिशा में है, लेकिन हमको परिणामी बताना होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में ये लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे E नेट बराबर। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो होगा E1 माइनस का E2। क्यों होगा E1 माइनस E2? चूँकि E1 ग्रेटर देन E2, E1 ग्रेटर देन E2। चलिए समझते हैं कैसे यहाँ पे E1 बड़ा है और कैसे E2 छोटा है। देखिए यहाँ पर जो प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण यहाँ पे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना माना गया E1, यानी यहाँ से इसकी दूरी कम है, यहाँ से इसकी दूरी कम है, तो इसका इस आवेश का प्रभाव यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर क्या होगी, अधिक होगी। किसकी तुलना में? जो माइनस क्यू आवेश है, क्योंकि ये वाला यहाँ से बिंदु P जो है इतना दूर पे है, माइनस क्यू से बिंदु P इतना दूर पे है, तो इसका इस पे प्रभाव तो होगा ही, लेकिन कम होगा क्योंकि दूर है। ठीक है ना, तो इसके लिए यहाँ पे जो है इसकी वजह से यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, अर्थात E1 ज्यादा होगा। और E2 क्या होगा, तो माइनस क्यू के कारण E2 है, जो कि यहाँ पे बिंदु P से क्या है, दूरी ज्यादा है माइनस क्यू आवेश कारण, इसलिए यहाँ पे इसका जो प्रभाव होगा कम होगा। यानी ज्यादा कौन होगा यहाँ पे E1, और बड़ा मतलब बड़ा कौन होगा, ज्यादा कौन होगा E1, और छोटा कौन होगा, इसमें कम कौन होगा E2। अब E1 में से क्यों मतलब घटाया क्यों गया है, क्योंकि दोनों किस दिशा में है, विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ पे घटाया गया। अब इसमें देखिए आगे, ठीक है, E1 यानी E नेट बराबर यहाँ पर E1, जब E1 का वैल्यू यहाँ पे लाके पुट करेंगे कितना है, 1/4πε0 Q अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लाके रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 1/4πε0 के Q अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2। अब E2 का मान यहाँ पे कितना है, तो 1/4πε0 Q अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर, ओ सॉरी R प्लस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4πε0 के Q यहाँ पे हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इस दोनों पदों को ध्यान से देखिए, इसमें से 1/4πε0 के और इंटू Q ऊपर जो है दोनों क्या है, कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लेंगे, यानी दोनों में मिल रहा है, तो Q/4πε0 के कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस है, जितना कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे Q/4πε0 के इंटू इसका गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसका गुणा इसमें कर देंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर बट अपान इसका गुणा इसमें कर देंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, तो E नेट बराबर यहाँ पर Q/4πε0 के इंटू इसका फार्मूला खोल देंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर यानी R प्लस L का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, उसके बाद माइनस यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, तो यहाँ पे R स्क्वायर प्लस यानी यहाँ पे R माइनस L का होल स्क्वायर है तो प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। बटे में यहाँ पे देखिए दोनों की घातें सेम है और ये दोनों किसमें है, गुणा में है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, R माइनस L एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में है R प्लस L, और इन सभी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे, तो E नेट बराबर Q/4πε0 के ये हो गया R स्क्वायर प्लस इसको ऐसे लिख लेंगे L स्क्वायर प्लस 2RL। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस R स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा फिर से माइनस L स्क्वायर, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो प्लस 2RL, ये हो गया। और बटे में यहाँ पे देखिए A माइनस बी है और A प्लस बी, दोनों गुणा में होता है, किसका सूत्र होता है, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे बन जाएगा R स्क्वायर माइनस बी कौन यहाँ पे L, तो L का और इस पूरे का होल स्क्वायर कौन बाहर है, स्क्वायर है। ठीक है ना, बाहर मतलब। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे R स्क्वायर L स्क्वायर क्या है, माइनस में है, कट जाएगा, यहाँ पे L स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर माइनस में भी कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, 2RL और 2RL, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों सेम चीजें तो जुड़ जाएंगी। तो E नेट बराबर यहाँ पे आ जाएगा Q/4πε0 के इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4RL अपान में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा
होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए कि ये जो दूरी होती है दो ध्रुव के बीच की दूरी यानी 2l, ये होती है सूक्ष्म दूरी, तो इसका आधा करेंगे यानी l, तो l जो होगा, और यहाँ से तुलना करेंगे जो ये दो डिस्टेंस हम लोग माने हैं यानी दो दूरी r, जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला जा रहा है यानी r, तो l यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा यानी मच 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 लेस देन किससे, r से। तो यहाँ पे देखिए क्या आया है, r का स्क्वायर आया, तो अब किसी का छोटा है राशि है उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, यानी l स्क्वायर मच 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 लेस देन किससे, r स्क्वायर से। इसलिए यहाँ पर यल स्क्वायर टेंस टू क्या मान लेंगे, 0, अर्थात इसको कहते हैं उपेज, उपेज क्षणीय या नगण्य। ठीक है, उपेज क्षणीय या नगण्य, इसका मतलब ये होता है कि यल स्क्वायर लगभग 0 के आसपास में, यानी 0 एग्जैक्ट 0 नहीं है। ठीक है, तो इसको आसान करने के लिए यल स्क्वायर को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये हो यहाँ पे मिल चुका हम लोग को ई नेट बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ठीक है, 4 अपान में r स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ई नेट बराबर यहाँ पर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4rl अपान में r स्क्वायर है, 0 यहाँ से हट जाएगा तो r की पावर कितना आ जाएगा, 4, एक r से एक r कट गया यहाँ पे, तो ई नेट बराबर यहाँ पे आ जाएगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4l अपान में यहाँ पे कितना हो गया, कटने के बाद 3 बचा। ठीक है, तो ई नेट बराबर यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, इसको यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 2 गुणे, ये चार्ज है ऊपर है तो क्यू हो गया, गुणे इसको कितना ले सकते हैं 2l, तो ये 2 गुणे 2 कितना होगा 4 और l, और साथ में ऊपर भी तो क्यू है। ठीक है, बटे यहाँ पे कितना हो गया r क्यूब। अब देखिए ये वाला जो है इतना इतना वाला पार्ट ये, ठीक है ना, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि P बराबर कितना होता है, Q गुणे 2l। ठीक है ना, हम जानते हैं कि P बराबर कितना होता है, हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2Q गुणे 2l। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, ठीक है ना, अतः E नेट बराबर यहाँ पे हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ये हो गया 2 और इसके स्थान पे कितना हो जाएगा P के बराबर में, यानी P हो गया अपान में कितना है r क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात या फिर बोल सकते हैं निर्वात या वायु, ठीक है ना, के लिए के बराबर कितना होता है 1, वायु निर्वात के लिए के बराबर कितना होता है 1, तो इस वाले में रखेंगे उपरोक्त व्यंजक में, तो ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना है यहाँ पर 2p अपान में r क्यूब, यानी एक की कमान यहाँ पे रखा गया, एक रखेंगे, एक गुणा इसमें कर देगा, क्या मिलेगा, वही व्यंजक मिलेगा, वही राशि मिलेगी। तो ये हो गया यहाँ पे वायु निर्वात के लिए व्यंजक। ठीक है ना, इसका मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, एक दूसरा होता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया अच्छी स्थिति में व्यंजक। ठीक है ना, इतना ज्ञात करने के लिए आएगा कि अच्छी स्थिति में जो है वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर, ठीक है, वैद्युत तीव्रता की व्यंजक कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान में r क्यूब। ठीक है, तो हम किनारे हो जाते हैं, इसे आप लोग जो है स्क्रीनशॉट या ठीक है वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। तो ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम आगे इसके हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग जो पढ़े अभी ये कौन सा था, अच्छी स्थिति था, कौन सी स्थिति थी, अच्छी है। अब एक होता है इसी में, ठीक है, निरक्षीय स्थिति, तो अच्छी स्थिति का जो दूसरा नाम था वो अनुदैर्ध्य नाम था। ठीक है, अब इसी में हम लोग को समझना है इसका वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही, ठीक है, अच्छे के स्थान पे क्या हो जाएगा यहाँ पे निरक्षीय स्थिति, कौन सी स्थिति, निरक्षीय, और अनुदैर्ध्य के स्थान पे यहाँ पे हो जाएगा अनुपरस्थ। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति या फिर बोल सकते हैं अनुपरस्थ स्थिति, कौन सी स्थिति, अनुपरस्थ स्थिति। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं, पहले थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको। आप लोग जो है इसको अच्छी स्थिति को 1 से 2 बार कम से कम क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें जो है निरक्षीय स्थिति में कैसे क्या होता है, ठीक है। तो पेपर में आपके इसमें से दोनों में से कोई एक निगमन जरूर आ सकता है, ठीक है, चाहे वो अक्षीय स्थिति का हो या फिर निरक्षीय स्थिति का हो, चाहे वो अक्षीय या फिर निरक्षीय का हो, ठीक है। इसमें से इसको बढ़िया से तैयार करके जाइएगा। और हमने इसके पहले वाले वीडियो में जो है कूलाम का नियम और इसका सदिश रूप पढ़ा चुके हैं, ठीक है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बढ़िया हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग किसके, वैद्युत ध्रुव ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कह रहा है, इस बार निकालना वही चीज है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इसमें सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, यानी जो वैद्युत ध्रुव होता है हम सबका, ठीक है, इसमें भी वही कर लेंगे। दो बिंदु होंगे ए और बी होगा, ठीक है, क्या होगा, दो बिंदु ए, ठीक है, और यहाँ से एक दूसरा बिंदु है बी। ए वाले बिंदु पे क्या स्थित है, माइनस क्यू आवेश है, और इस वाले पे क्या है, बी वाले पे प्लस क्यू आवेश है। तो दो बिंदु हैं और एक दूसरे से कितने दूरी पे हैं, 2l दूरी पे, कितने दूरी पे हैं, 2l, यानी इनके बीच की जो दूरी होगी 2l होती है। अगर ये मध्य बिंदु मान लेते हैं O है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ कितना हो जाएगा, l, ये भी क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, l, ठीक है ना। इसको यहाँ पे लिख देते हैं O, तो यहाँ मध्य बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा, l, ठीक है। अब इसमें मध्य बिंदु से हम लोग दूरी लेते थे, अच्छे स्थिति में क्या था, मध्य बिंदु से दूरी ले गए थे तो इधर ले गए थे, ये अच्छा अच्छे यानी इसी के अक्ष में। लेकिन निरक्षीय कह रहा है यानी अनुप्रस्थ, यानी इसके लंबवत जाना होगा। अब चाहे लंबवत हम लोग नीचे भी आ सकते हैं या फिर लंबवत ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो लंबवत यहाँ पे हम लोग ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है ना, लंबवत ऊपर। एक बिंदु कितने दूरी पर ले जा रहे हैं, r मीटर की दूरी पर, मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे क्या मान लेते हैं, P, जहाँ पे हमको क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब जरा इसको हम लोग मिला लेंगे, क्योंकि हमको स्ट्रेट लाइन चाहिए जिस आवेश से हमको निकालना होगा, ये हो गया। इसीलिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश से को भी मिला देंगे, ठीक है ना, सीधी लाइन के लिए यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पे धन आवेश है, तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो इस पे तीव्रता होगी कहाँ होगी, बाहर की ओर। हमेशा कभी भी धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो कहाँ होती है, सीधे होती है, यानी बाहर की ओर होगी इसमें, ऐसे सीधे। इसको मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर E1। और यहाँ पे देखिए माइनस क्यू आवेश है, तो चूंकि माइनस क्यू आवेश है इसलिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी आवेश की ओर होगी, उसी आवेश की ओर होगी। इसको यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कितना, E2 है, कितना है, E2, ठीक है। इनके बीच का झुकाव है थीटा, कितना मान लेते हैं, थीटा। तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु से है जितने दूरी पे ये झुका हुआ है उतने मध्य बिंदु से उतने दूरी पे ये भी झुका हुआ है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये AP है और ये डिस्टेंस कितना है, BP। अब यहाँ पे देखिए निरक्षीय स्थिति में लंबवत होता है 90 अंश, दोनों तरफ 90 अंश 90 अंश हो जाएगा। तो ये एक पाइथागोरस त्रिभुज बन गया, क्या बन गया, पाइथागोरस त्रिभुज। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं, ये हो गया बिंदु A, यानी ये हो गया, यहाँ पे थीटा ये है और ये कितना है, O है, यहाँ पे 90 अंश, ये कितना यहाँ पे जहाँ पे निकालना है, ठीक है, P है, कितना है, P। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, L, और ये पूरा कितना है, ठीक है, R। तो ये वाला निकालेंगे तो कर्ण है ना, 90 सामने हो जाएगा, और कर्ण, तो कर्ण यानी AP का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर, ठीक है, OP का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा OA, OA कितना यहाँ पे है, OA कितना है, L, तो यहाँ पे हो जाएगा L का स्क्वायर प्लस ये कितना है, R, तो R का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी AP बराबर यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, या AP बराबर कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये चला जाएगा इधर, अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। तो ये आ गया AP, और वही सेम त्रिभुज इधर भी है, ठीक है ना। तो इसी साइड में जब हम लोग लगाएंगे, किस साइड में, ठीक है ना, इसके इसी साइड में, यानी यहाँ पे हो जाएगा P, ये भी P है, ठीक है, और ये कितना यहाँ पे है, B, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे नहीं बना, तो एग्जैक्ट ऐसे ये भी त्रिभुज है, क्योंकि वही थीटा एंगल यहाँ पे भी है इस त्रिभुज में, ये है O, 90 अंश है, ये कितना है, L है, कितना है, R, तो भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या फिर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दोनों वही चीजें हैं, ठीक है, प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं। वही कर्ण आ जाएगा इसमें भी, 90 अंश के सामने वाली भुजा, ठीक है। तो आगे यहाँ पे यानी ये डिस्टेंस हम लोग को कितने आ गए यहाँ पर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी कितना आ गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी AP और BP कहने का मतलब क्या है, बराबर है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, A से P तक और B से P तक, अतः AP बराबर किसके, BP, और ये बराबर किसके है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के, ठीक है, ये चीज ध्यान देना होगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण कितना माने हैं, E1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि प्लस क्यू आवेश के कारण
आवेश के कारण, कहाँ पर, बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कितना माना गया यहाँ पे, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना माने, E1। तो यहाँ पे लिखेंगे E1 बराबर, अब E1 बराबर देखिए कितना होगा, सारी चीजें वही रहेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और किसी माध्यम में होगा तो के लिख देंगे यहाँ पे, परावैद्युतांक माध्यम, बाकी चार्ज कितना है Q, ठीक है, अपान में R स्क्वायर, यानी ये दूरी कितना दूरी है BP, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे है BP का स्क्वायर। अब इसमें देखो वैल्यू रखेंगे BP का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान में BP कितना है √R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, और इसका कितना यहाँ पे है बाहर होल स्क्वायर, ठीक है। तो E1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान में, देखिए यहाँ पे ध्यान से √, है और बाहर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर और √ क्या होते हैं, हट जाते हैं ना, ठीक है ना, तो R स्क्वायर पे हो जाएगा प्लस L स्क्वायर, ये बच गया यहाँ पे, ये हो गया E1 बराबर, या इसको समीकरण 1 बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर, ये हम सबका आ गया यहाँ पे E1 का मान। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसी की दिशा में है तो E2 निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे E2 बराबर, क्या लिखेंगे E2 बराबर, सेम वही चीजें होंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू चार्ज कितना है Q है, चिन्ह नहीं रखेंगे यहाँ पे क्योंकि हम लोग दिशा यहाँ पे ले चुके हैं, और अपान में R स्क्वायर, यानी ये दूरी कितनी होगी AP, तो AP का स्क्वायर, अब AP के यहाँ पे मान रखेंगे AP का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान में AP बताइए कितना, यहाँ पे हम लोग निकालें AP और BP दोनों उतना है, यानी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आया है, तो यहाँ पे फिर वही चीज हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और लेकिन इसका क्या होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन में E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान में, ये √ क्या हो जाएगा यहाँ से, स्क्वायर है तो हट जाएगा फिर से, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये हो गया E2 का मान। अब E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, अच्छी स्थिति में क्या हुआ था, E1 इधर हम लोग माने थे बिंदु P पर, और E2 इधर था, और दोनों एक दूसरे के लाइन ज्वाइनिंग के अपोजिट दिशा में, यानी कोण कितना था 180, तो अपोजिट दिशा में क्या होता है, ज्यादा में से कम वाले घट जाते हैं, और सेम डायरेक्शन में अगर होता है, अगर इधर E1 है, ठीक है, और इधर ही E2 है, सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो E1 प्लस क्या हो जाते हैं E2, यानी जुड़ जाते हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में होते हैं तो माइनस हो जाते हैं, सेम दिशा में होते हैं तो ये घट जाते हैं। लेकिन अगर किसी एंगल पे हो, यानी E1 इधर जा रहा हो और E2 इधर जा रहा हो, ठीक है, किसी भी एंगल पे हो थीटा पे, तो यहाँ पे आप सबको पता होगा ये दोनों सदिश राशि हैं, क्या है, सदिश राशि हैं, यानी E1 और E2 क्या है, सदिश, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो सदिश राशि होती है, तो इसके बीच से जाएगा इसका परिणामी, जिसको हम लोग बोलेंगे E। जैसे आप लोग कोई भी सदिश पढ़े होंगे, दो सदिश, यानी वेक्टर ए है और वेक्टर बी, तो इसके बीच में ही परिणामी जाता था R, ठीक है, इसके बीच से क्या गुजरता था परिणामी R, जिसका सूत्र होता था R बराबर √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और कॉस थीटा, ये सूत्र होता था R बराबर, ठीक है, √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये कुछ किताब में यहाँ पे P और Q पढ़े होंगे, दो सदिश P और Q, तो यहाँ पे रहा होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, तो ये सदिश का ही परिणामी यानी रिजल्टेंट निकालने के लिए ही काम आता है। तो E1 और E2 सदिश हैं, तो इस फिगर में देखिए E1 इस साइड में जा रहा है और E2 की दिशा इस साइड में है, ठीक है, तो इसका परिणामी कहाँ से आएगा, इसी बीच से आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए E1 और E2, यहाँ पे जो परिमाण हम लोग निकाले हैं E1 बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में इतना, और E2 कितना आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में इतना, यानी E1 और E2 को जब ध्यान से देखेंगे आप, ये इन दोनों को समीकरणों को, ठीक है, इस दोनों व्यंजक को देखिए क्या है, दोनों सेम है, यानी दोनों बराबर हैं, वही चीज यहाँ पे लिखा सेम, वही चीज इसमें भी आया निकल के सेम एग्जैक्ट, यानी हम लोग कह सकते हैं अतः, ठीक है, E1 बराबर किसके है E2 के, E1 बराबर किसके है E2 के, यानी E1 और E2 बराबर हैं। जब दो सदिश बराबर होते हैं, इधर जा रहा E1 इधर जा रहा E2, जब दोनों सदिश बराबर होंगे तो परिणामी इनके बीच से जाता है, और ये इस दिशा में तो इधर नहीं जाएगा, इसी के दोनों के बीच में यानी इस दिशा में बनेगा,
तो ये परिणामी की दिशा हो जाएगी, यानी ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट, इसकी दिशा इधर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो परिणामी इनके बीच से जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। या फिर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से बीच से एक लाइन ड्रा करेंगे इसके पैरेलल में, ठीक है, तो ये कोई एंगल थीटा है, तो ये एकांतर कोण के हिसाब से क्या हो जाएगा, थीटा, यानी ये थीटा, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, ये तिर्यक रेखा हो जाएगी यहाँ पे थीटा, ये कितना हो जाएगा कोण, थीटा। ठीक है ना। और इसी प्रकार से इस लाइन में देखेंगे, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये तिर्यक रेखा हो जाएगी, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा ऐसे, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा यहाँ पे थीटा, तो ये कौन सा हो जाएगा कोण, थीटा, यानी संगत कोण से हुआ। किस कोण से हुआ, ये संगत कोण। ठीक है, जरा ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, बता दे रहे हैं कि कभी भी अगर टू लाइन यहाँ पे पैरेलल होती है और एक तिर्यक रेखा होती है, ठीक है, तो ये इधर का कोण बराबर होगा इसके इस कोण के, इस साइड का बराबर इधर, क्योंकि एकांतर कोण, और इसमें ये वाला बराबर होगा इसके। लेकिन संगत कोण क्या कहता है, वहां पर संगत कोण क्या कहता है कि ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के, यानी इस लाइन के यहाँ पे देखिए ऊपर ये इसलिए ऐसे बना हुआ, तो ऐसे इधर भी बनना चाहिए, ऊपर बनना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे देख रहे हैं इस साइड में ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे ही बनना चाहिए एंगल, तो ये बोलते हैं संगत कोण। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे वाला कोण देखेंगे, ये वाला कोण, ठीक है, तो ये वाला जब कोण देखेंगे यहाँ पर, ये वाला, तो बताइए यहाँ कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ये वाला कोण, तो ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, तो संगत कोण में ये देखते हैं, बाकी एकांतर अंतर कोण में वो देखते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये हो जाएगा, ये कोण, ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल, ये थीटा, तो ये भी ऊपर वाले कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, क्यों, संगत कोण के हिसाब से, और ये थीटा, ये किसके हिसाब से, एकांतर कोण के हिसाब से, क्योंकि ये तिर्यक रेखा बनेगी, तो इधर से थीटा, इधर से थीटा। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो ई नेट है यानी परिणामी है, और ई वन के बीच का कोण थीटा, इसी प्रकार से ई नेट यानी परिणामी और ई टू के बीच का कोण कितना, थीटा, तो ये दोनों थीटा थीटा है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर थीटा है, इधर भी थीटा है, यानी अगर इधर 30 डिग्री होगा तो इधर भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, यानी बराबर है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ई वन और ई टू कहाँ से जा रहा है, ई वन, ओ सॉरी, ई नेट कहाँ से जा रहा है, ई वन और ई टू के बीचों बीच से जा रहा है, तभी तो जितना कोण इधर बना उतना कोण इधर भी बना है। ठीक है, यानी ई नेट यानी जो परिणामी आएगा वो ई वन और ई टू बराबर होने की वजह से इसकी बीचों बीच से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसका हम लोग जब यहाँ पे देखिए क्षैतिज और लंबवत घटक में तोड़ेंगे, उसको विभाजित करेंगे यानी वियोजन करेंगे। चलिए इसको यहाँ पे समझते हैं किस प्रकार से इनका वियोजन होगा सदिश का। ठीक है, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नहीं आता होगा या जिसका थोड़ा कमजोर होगा, साइंस 11वीं क्लास में नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझते हैं कि E1 और E2 का वियोजन कैसे होगा। तो यहाँ पे जो फिगर बन के आया कुछ इस प्रकार से, ये हो गया ई नेट, इधर आएगा ई नेट, लेकिन कितना अभी पता नहीं है, और ये इधर जा रहा है। ठीक है ना, इस प्रकार से E2 है, थीटा एंगल पे है, और ये वाली लाइन कितना है, E1। ठीक है ना, कितना है, E1। तो यहाँ पे देखिए ये भी कोण कितना है, थीटा। ठीक है, तो ये जो ऐसे ये परिणामी तो इधर जाएगा, इतना कंफर्म हो गया, इससे यहाँ पे थीटा एंगल पे है, यानी ये जो है इस साइड में थीटा एंगल पे, तो जिस साइड में बना रहा जिसके सापेक्ष में कोण बना है E1, किसके साथ कोण बना है, ई नेट के, तो इसकी दिशा में रहेगा E1 cos थीटा, क्या होगा, E1 cos थीटा। ठीक है, और इस देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसका इधर होगा E1 cos थीटा, और इसका इसी के लंबवत जाएगा ऊपर की ओर, क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा। तो जो लंबवत घटक होता है यानी ऊर्ध्वाधर घटक होता है, ऐसा जाएगा, ये होता है E1 sin थीटा। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए E2 वाले के, तो E2 इधर आ रहा, किसके साथ में कोण बना है, ई नेट के साथ में इतना एंगल बना है, ई नेट के साथ में ये ऐसे इतना थीटा एंगल बना है, तो जिसके साथ में बना है उसके साथ हो जाएगा। ठीक है, E2 cos थीटा, और ये चूंकि E2 इसके साथ जब गया था कोण बनाने, तो इधर हो गया E2 cos थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर जब देखेंगे इस लाइन के परपेंडिकुलर जिसके कोण बनाया, तो ऐसे परपेंडिकुलर नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो यहाँ पे ऐसे नीचे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, E2 तो रहबे करेगा और साथ में sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए इसे आप लोग कि ये जो है E1, इसके साथ में कितना कोण बनाया, थीटा, तो इधर कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, E1 sin थीटा। इसी प्रकार से E2 इस ई नेट के साथ कितना कोण बनाया, ई थीटा, तो इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, E2 cos थीटा, और इसी के लंबवत हो जाएगा, कितना हो जाएगा, E2 sin थीटा, कितना हो जाएगा, E2 sin थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्योंकि हम लोग बता चुके थे कि E1 और E2 अब आपस में क्या है, बराबर। यहाँ पे देखिए E1 और E2 बराबर है, कैसे, क्योंकि ये दोनों व्यंजक E1 और E2 का क्या है, समान है, एक जैसा है, इसलिए बराबर होंगे परिमाण में भी। तो जब बराबर हैं तो यहाँ पे देखिए E1 और ये sin थीटा का गुणा है, यानी E1 और sin थीटा, E1 और sin थीटा तो दोनों सेम होगा ना। ठीक है, E1 और E2 ये बराबर है, तो दोनों का गुणनफल ये जितना आएगा,
और ये जितना आएगा, यानी जिसका जितना मान आएगा और इधर इसका जितना मान आएगा, ये भी क्या होगा परिमाण में बराबर, और एक दूसरे के देखिए अपोजिट दिशा में, जो अपोजिट दिशा में है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे ये कैंसिल, यानी ये ऊपर जा रहा और ये नीचे आ रहा, सेम चीज है, जितना परिमाण ऊपर जा रहा है उतना परिमाण नीचे, यानी अगर जितने बल से कोई नीचे खींचेगा उतने बल से कोई ऊपर खींच रहा होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करना है कैंसिल, यानी किसी भी कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन इस साइड में जब देखिएगा आप लोग तो ये है E1 cos थीटा और ये E2 का भी तो है यहाँ पर, दोनों कितना E2 cos थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ये किस डायरेक्शन में होंगे सेम डायरेक्शन में, यानी E1 cos थीटा भी इधर चल रहा, E2 cos थीटा भी इधर ही जा रहा, तो सेम दिशा में हो गए, तो दोनों को परिणाम में क्या होगा जोड़ा जाएगा। तो बताइए ये जो टोटल परिणाम यहाँ पे हम लोग का है, टोटल परिणाम, ठीक है ना, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ई नेट लिमाने हैं, तो ई नेट बराबर बताओ दोनों सेम दिशा में है, तो यहाँ पे जोड़ा जाएगा, यानी E1 cos थीटा प्लस दूसरा वाला भी क्या है E2 cos थीटा, जोड़ा क्या हो गया, आया बात समझ में यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेम दिशा में है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर चूंकि E1 व E2 बराबर है, तो ई नेट बराबर, तो E1 यहाँ पे होगा E1 cos थीटा प्लस E2 का स्थान पे क्या ले सकते हैं बराबर किसके है, ठीक है, ये बराबर जो है किसके है E1 के, तो यहाँ पे हो जाएगा E1 भी लिख सकते हैं इसके स्थान पे, और ये cos थीटा ऐसे रहेगा। अब देखिए वही चीज यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे, सेम चीजें हैं, तो दोनों क्या होंगे जोड़ रहे हैं इसको, तो सेम चीज है, यानी x प्लस x हम लोग कैसे जोड़ते हैं, अगर x यहाँ पे है यहाँ पे x, तो क्या होता है 2x, यानी 2 और x क्या यहाँ पे ना हो गया, यहाँ पे क्या है E1 cos थीटा, तो ये चीज हो गया। तो अब आगे देखिए यहाँ पर ई नेट बराबर जो मिल जाएगा हम सबको 2 इंटू E1, अब E1 का मान कितना है, E1 का मान यहाँ पे इतना यहाँ पे है, इसको यहाँ पे रख देंगे, यानी 1/4πε0 के, और यहाँ पे कितना हो जाएगा Q हो जाएगा अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद cos थीटा है, तो cos थीटा का मान यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, ये जो त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पे लिख देते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, इस कोण से देखेंगे ये हो जाएगा, ठीक है ना, लंब जिस कोण से देखते हैं, और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है ना, आधार बटे कर्ण किससे, लाल बटे कक्का से, ठीक है ना, लाल बटे कक्का, तो ये बीच का होता है आधार बटे कर्ण, ये साइन का होता है, ये कॉस का और ये टेन का, बाकी इसका उल्टा रहता है सबको पता होगा। तो कॉस का थीटा का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे हो गया cos थीटा बराबर आधार, बताइए कितना, इस कोण से देखेंगे तो आधार यही बनेगा, यानी कितना यल, तो यल हो गया अपान में कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण कितना आया था, यानी के का मान, यानी एपी का मान, बताइए एपी का मान कितना है, अंडर रूट कितना में है, ठीक है, तो अंडर रूट कितना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये आ गया यहाँ पे cos थीटा बराबर, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि cos थीटा बराबर यहाँ पे कितना आ गया L अपान में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इतना आ गया, यहाँ पे हम लोग ये बोल देंगे चूंकि cos थीटा बराबर यहाँ से कितना है L बटे में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, तो ये चीज़। अब आगे देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो ई नेट बराबर यहाँ पर ध्यान से देखिए 1/4πε0 इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है, के, और ये हो गया 2 यानी क्यू गुणे ऊपर 2 ही है, तो 2 यहाँ पे साथ में कर देते हैं, तो 2L हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2L बटे में यहाँ पर देखिए ये वही सेम चीज़ है, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, यहाँ पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी पावर यहाँ पे 1 है और इसकी पावर अंडर रूट हटने का मतलब कितना होता है पावर 1/2, तो 1 और 1/2 जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घाते आधार क्या है समान, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये समान है, वही चीज़ यहाँ पे है, वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर अंडर रूट का मतलब 1/2, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और आधा जोड़ेंगे 1.5, 1.5 का मतलब यानी 3/2, ठीक है। तो अब आगे देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ई नेट बराबर 1/4πε0 क्यू 2L अपान में इतना, ठीक है। जहाँ पर यहाँ पर फिर से वही हम लोग बात लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग इसको, चूंकि यल लेस देन मच लेस देन किससे आर से, यानी यल जब छोटा होगा इसमें भी किससे आर से, आर इस बार इसमें इधर है, तो इसका स्क्वायर यानी यल स्क्वायर मच लेस देन आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा, इसलिए यल स्क्वायर टेंस टू 0, यानी इसको क्या मान लेंगे उपेक्षणीय, क्या मान लेंगे उपेक्षणीय, यानी ठीक है ना लगभग 0 के आसपास में होगा, उपेक्षणीय मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ई नेट बराबर क्या हो गया यहाँ पे 1/4πε0 के इंटू, ये बताइए Q इंटू 2L क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L, ठीक है, Q इंटू 2L इसको हम लोग बोल सकते हैं P, और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा R स्क्वायर
प्लस यल स्क्वायर का सम क्या लिखेंगे 0, और इसकी पावर कितना है 3/2। ठीक है, तो ई नेट बराबर 1/4πε0 के इंटू, अब आगे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पी बटे 0 का मतलब कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे होगा आर स्क्वायर, और गुणे बाहर पावर कितना है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ई नेट बराबर यहाँ पे आ गया 1/4πε0 के इंटू पी अपान में कितना, यहाँ पे आर है, पावर कितना बचा ऊपर 3, तो पी बटे आर क्यूब। फिर आगे इसके अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहेंगे, ठीक है, इस बार यहाँ पे पी कैसे आया, तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि क्यू गुणे 2l हुआ, यानी द्विध्रुव का सूत्र। ठीक है, यहाँ पे बोल देना जहाँ पी बराबर क्या होता है क्यू गुणे 2l। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण है, यह यहाँ पे रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखें यहाँ पे निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या फिर वायु के लिए के बराबर कितना रखते हैं 1, तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के का सान कितना लिख देंगे यहाँ पर 1, के का सान यहाँ पे कितना लिख देंगे वायु निर्वात के लिए 1, क्योंकि परावैद्युतांक वायु निर्वात के लिए कितना होता है यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू पी यानी द्विध्रुव आघूर्ण, और अपान में यहाँ पे दूरी का क्यू, तो ये आ गया निरक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, वही हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, तो ये दोनों मात्रक होते हैं। ठीक है ना, तो ई नेट बराबर यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया। जबकि निरक्षीय स्थिति में क्या था, सॉरी ये निरक्षीय स्थिति का है, अक्षीय स्थिति में क्या था यहाँ पे 2p था, कितना था 2p, यानी उसका डबल आया था। ठीक है, तो बस आज इतना ही, आप लोग इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, दोनों हमने बताया अच्छी और निरक्षीय स्थिति। ठीक है, आपके पेपर में आएगा। और वीडियो को पसंद आया हो बढ़िया से शेयर, इसको सब्सक्राइब, ठीक है ना, अपने दोस्तों में बढ़िया से शेयर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू आप सभी को।